मेरा काम है आप में शऊर पैदा करना। सीपैक का ख्वाब देखा आपके लिए, देखा बलोचों के लिए, मगर चला गया इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज बज़ाहिर छुट्टी का दिन, इतवार का दिन, लेकिन भरपूर सियासी दिन था। बीजिंग से लेके पेशावर तक, पेशावर से एबटाबाद तक और अब कराची में पाक सरजमीन के मिलियन मार्च तक भरपूर सरगर्मी दिखाई दी। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने नवीद सुनाई कि इलाकाई रवाबत के मंसूबों के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरमायाकारी हो रही है। एबटाबाद में इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम करप्शन के गॉड फादर हैं और उनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी रुक गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशावर में कहा कि हम आइंदा इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, हम हर हलके में वोटों की जंग लड़ेंगे। जबकि अभी थोड़ी देर पहले वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने हुक्म दिया FIA को कि जो अनासर सोशल मीडिया पर पाक फौज को बिला जवाज तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कॉन्टेक्स्ट डॉन लीक्स की सेटलमेंट के बाद के मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा है, जो भी आप समझें। ये हमारे मौजूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी दिफा, आपने वक्त दिया हमें, आपकी आमद का खुसूसी शुक्रिया। सेनेटर शिबली फराज साहब PTI के मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, आपको हमने जहमत दी, आप आ गए। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अफजल खान साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली हैं, और इसी तरह से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। जनरल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। इमरान खान ने आज कहा कि करप्शन की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही, जबकि बीजिंग में वजीर आजम नवाज शरीफ कह रहे थे कि इलाकाई रवाबत के मंसूबों में बेशुमार बेमिसाल सरमायाकारी आ रही है। एक ही वक्त में दो बातें कैसे हो सकती हैं? मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन फिर भी जो एक लेमैन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों बातें बेशक वक्त सही हो सकती हैं, इसलिए कि जो वजीर आजम कह रहे हैं वो बैनुल अक़वामी रवाबत के में सरमायाकारी की बात करें, जिसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सीपैक के मंसूबे आगे जैसे चलने। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बकिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जब आप बात करते हैं कि सरमायादारी की बात करते हैं, सरमायादारी का तो बहुत एक बड़ा कैनवस है ना, और सबसे ज्यादा जरूरी सरमायाकारी जो है वो इंडस्ट्री में उसकी जरूरत है। तो ये देखने की जरूरत है कि इंडस्ट्री में कितनी सरमायाकारी हो रही है, और हमारा जो बैकबोन है एग्रीकल्चर, उसमें कितनी सरमायाकारी हो रही है। तो अगर उसमें नहीं हो रही तो इमरान खान भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमें पता है कि ये सड़कें, रेलवे लाइन, गवादर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिंक्स वाला जो वजीर आजम कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल दोनों ठीक कह रहे हैं। ये मेरा शिबली फराज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ज़ाहिर है आपके सूबे में आज बड़ी कार्रवाई होती रही, सरगर्मी होती रही। आसिफ अली जरदारी साहब पेशावर में थे, इमरान खान एबटाबाद में थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने वहां बात की कि CPAC मंसूबे, उन्होंने कहा हमने पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए मांगे थे, ये मंसूबे अब इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। आज एक ऐसे वक्त में जब चारों वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म साहब के साथ बीजिंग में मौजूद हैं, आपके सूबे के वज़ीर आला, आपकी पार्टी के वज़ीर आला परवेज खटक साहब वहां मौजूद हैं, सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब वहां पर मौजूद हैं, और पीछे ज्वाइंट कमीशन का जब इजलास हुआ बीजिंग में, आपको तो हर चीज फिंगर टिप्स पे याद है, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा पे मंसूबे शामिल हुए, सिंध के KT बंदर और सर्कुलर रेलवे शामिल हुए। फिर ये कहना कि CPAC इस्लामाबाद ही मुंतकिल हो गया है आपकी कुछ एग्रीमेंट है इस बात से? देखिए, जब वफाकी हुकूमत जो कि जिसका बुनियादी मकसद होता है कि वो सारे फेडरेशन को इकट्ठा लेके चले, और जब ऐसा नहीं होता तो अगर हम देखें तो 2015 में जो JCC की पहले मीटिंग्स हुई थी, तो उसमें बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए कोई ख़ास चीज़ें थी भी नहीं। फिर हमारी पार्टी ने इस पे एतराज़ किया। हमने CPAC कमेटी में, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, हमने ये एतराज़ात उठाए कि इस चीज़ को बहुत सी गैराज में रखा जा रहा है,
और देखें इस नेचर का प्रोजेक्ट जो कि इतना बड़ा हो, जो कि आप कहते हैं कि आपके लिए गेम चेंजर है, उसमें तभी इस किस्म की बातें उठती हैं जब आप एतमाद में नहीं रहते, जब आप सीक्रेसी रखते हैं, जब आप शेयर नहीं करते इंफॉर्मेशन को बाकी सूबों के साथ, तो जाहिर है फिर ऐसी बातें तो होती हैं। ज्वाइंट कमेटी में तो सारी चीजें सामने ये लास्ट मीटिंग थी जिसमें परवेज खटक साहब गए थे, हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर, तो उस वक्त तक बुनियादी तौर पे सब चीजें हो चुकी थी, जो इसका जो ब्लूप्रिंट है वो बन चुका था। अभी इसमें ये एडिशंस की गई, जो प्रोजेक्ट्स हमने कहे थे जिसके लिए हमने वो किया, जदोजहद की कि ये प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए इसका मकसद, सीपैक का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को के खास हिस्से को डेवलप किया जाए, बल्कि ये एक ऐसे मौके होते हैं जिसमें कि वो सूबे जो कि पीछे रह गए हैं उनको एट पार लाने के लिए। अब जबकि परवेज खटक साहब साथ हैं, ज्वाइंट कमीशन में भी साथ थे, बीजिंग गए थे, अब वो तहफ़्फ़ुज़ात जो माजी में रहे और जेन्युइन थे, लोग कह रहे थे बलूचिस्तान वाले भी, अपना KPK वाले भी, कि हमें उतने मंसूबे नहीं दिए जा रहे, अब तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो चुके हैं। देखिए तहफ़्फ़ुज़ात उस दिन खत्म होंगे जब ऑन ग्राउंड काम शुरू होंगे, और ऑन ग्राउंड जब हम कुछ चीजें देखेंगे। उसके अलावा जो है, तो अगर अभी हम जबानी बातों पर अगर अपना व्यू बना लें तो मेरा ख्याल है ये कबल अज़ वक्त होगा। राना साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। राना अफजल साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी राना साहब, बात हम कर रहे हैं, आज जितनी डेवलपमेंट्स होती रही, वजीर आजम साहब बीजिंग में थे, साबिक सदर आसिफ जरदारी पेशावर में थे, इसी तरह इमरान खान एबटाबाद में थे। आसिफ अली जरदारी साहब भी अब वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे थे। उन्होंने कहा आज आसिफ जरदारी साहब ने कि इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं, हम आइंदा इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, हम हर हलके में जंग लड़ेंगे। ये धांधली की बातें फिर शुरू हो रही हैं, अब इलेक्शन आने वाला है। मैं इनसे ही बात शुरू कर लेता हूं, जरदारी साहब से ही। अगर उन्होंने ये कहा कि अब हम धांधली नहीं होने देंगे, तो उन्होंने अपनी साबका नालायकी का एतराफ किया है। इसका मतलब है पहले उनको धांधली रोकने का पता नहीं था। देखिए, जब इलेक्शन होता है और हम सब इलेक्शन लड़ते हैं, वहां हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं, हम किसी को धांधली नहीं करने देते। और ये जो सियासी बयानात हैं, ये शोबदाबाजी है, ये चलती है इलेक्शन के ऊपर, सब लोग करते हैं, इसलिए मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता। अभी आप बात कर रहे थे सीपैक की, और मेरे मोहतरम साथी मेरे आपके साथ अभी PTI से हमारे सेनेटर शिबली फराज साहब फरमा रहे थे कि मैं भी वो भी सीपैक कमेटी के मेंबर हैं और मैं भी उनके साथ मेंबर हूं। जब वो मेंबर हैं और साथ वो कह रहे हैं हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ये कमेटी एतमाद में लेने के लिए बनाई गई थी। सीपैक का एक एक मंसूबा वहां पे डिस्कस होता है। और फिर इन्होंने दूसरी बात जो की, वो कह रहे हैं कि आप तो गवाह हैं, मैं तो हर वक्त ये बात करता हूं। उधर कमेटी में भी ये बात, देखिए जब मैं वो बात करते होंगे, लेकिन वो बात करते होंगे नहीं, करता हूं। पूरी जो सवाल कोई पूछना चाहता है उस कमेटी में किसी का मुंह नहीं बंद किया जाता, पूरा एक एक पहलू सीपैक का वहां डिस्कस होता है, लोगों के तहफुजात डिस्कस होते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सारा कुछ होता है। वहां पे वो कहते हैं जी सड़क नहीं बन रही, हम इनको हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए, जो सड़क बन रही है वो दिखाई, फिर ये कहते हैं जी सड़क ये दो रोया नहीं है, ये मोटरवे नहीं है, फिर वो उसकी दो रोया सड़क का दूसरा जमीन भी खरीद लिया गया। फिर उनको मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग मानना नहीं चाहते। अभी शिबली फराज साहब ने कहा कि ये मंसूबा सारे सूबों को एट पार लाने के लिए है, ये बड़ी गलतफहमी है इनकी। ये मंसूबा एट पार लाने के लिए नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसको प्रॉफिटेबली चलाना है और पाकिस्तान पूरे की मईशत के ऊपर उसको असरअंदाज होना है। ये कोई बराबरी के अंदर डॉलर और वो KP में और उसमें नहीं हो सकता। जो जहां जो चीज पॉसिबल है, अगर गवादर जो है वो बलूचिस्तान में है तो गवादर की सड़क बलूचिस्तान तक जाएगी, और अगर पंजाब दरमियान में है तो वो पंजाब से गुजर के जाएगी। अफजल इसी तरह से जो तो राना साहब मतलब है कि ये हमारी उधर वहां पे फिर ये सूबों की नुमाइंदगी क्यों है और हम ये बातें वहां पे क्यों करते हैं? आपके सूबे में डैम्स का पोटेंशियल है, वो डैम्स सीपैक में नहीं बनेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान बनाएगी। आप बताएं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं? मुझे बात करने दें। अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट जहां जहां वो फीजेबल है वहां पे हैं। तो मतलब हमारा सूबे कभी फीजेबल नहीं होंगे, आप समझते हैं? आपके डैम जो है वो सिंध में नहीं बन सकते, वो खैबर पख्तूनख्वा में बनेंगे। जो बिजली के मंसूबे हैं वो लोड सेंटर्स में लगेंगे।
तो इसलिए ये कह देना कि जी हर जगह नाइंसाफी, हर जगह हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी, अपने मुल्क के अंदर अफरा तफरी क्रिएट करना, नहीं, ये तो आप अफरा लोगों का तफरी नहीं है, वसीला ये बन गया है। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होता है और अभी भी हम समझते हैं कि सीपैक में हमें वो चीजें नहीं मिली जो कि हमारा हक बनता था। जो सीपैक के अंदर जो देखिए कोई और पैसे लगा रहा है, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे आप नहीं है, बहुत प्राइवेट खूबसूरत सेक्टर- हैं कि आप ही की तरफ पैसे लग रहे हैं और हमारे तरफ नहीं लग रहे। जब 250 डैम बनना शुरू होगा ना केपीके के अंदर, तो हम भी यही कहेंगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे। जब आपके 2 डासू और डायमर भाषा बनेगा जिसपे 24 अरब 30 अरब डॉलर लगेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें पता है कि वो डैम पंजाब में नहीं बन सकते। आप बाकियों को साथ लेके नहीं चलना चाहते जी। अब चले चले आगे बढ़ते हैं, इल्जाम लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं राणा साहब, हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि जनरल साहब हम डेज की कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जो दिन में होता रहा, एक और भी आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा कि हमसायों से दोस्ती होना चाहिए, जो मियां साहब कह रहे थे, रवाबत होने चाहिए, शेयर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सोच अमेरिका की सोच है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं किस कॉन्टेक्स्ट में और क्यों कही जा रही है ये बात। देखें, मैं फिर वो इस बात से तो माजरत करूंगा कि जरदारी साहब ने क्या कहा, लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। हम एक जो खारजा पॉलिसी के एक मखमसे में गिरफ्तार हैं और डिप्लोमेसी का एक नॉट आया हुआ है। वो ये है कि हमने कर्जे बेशुमार लिए हैं, कर्जे लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी वेस्टर्न ब्लॉक से, वो सब अमेरिका के अंडर हैं। जी हाँ। वहाँ पर ये अरब जो एक मुस्लिम फौज बनी हुई है, उसकी सरबराह हमने अपना एक रिटायर्ड जनरल भेज दिए हैं, वो अमेरिका के अंडर है। यहाँ तक कि अभी उन्होंने कह भी दिया है कि वो किस लिए है। उन्होंने कह दिया ये ईरान रसूख के साथ उसको कम करने के लिए, उनके प्रिंस ने भी कह दिया। इधर सीपैक है जहाँ से चीन ने आना। चीन कहता है इक़्तिसादी राहदारी है, लेकिन दुनिया जानती है कि इक़्तिसादी के अलावा ये स्ट्रेटेजिक राहदारी भी है। रूस यहाँ से गुजरना चाहता है। तो अब आप ये देखिए कि हम किस किस्म के वो नॉट में फंसे हुए। इंटरप्ले बहुत ज्यादा है, तो ये का, पावर्स हाँ, का। बेहतरीन डिप्लोमेसी तो ये होती है कि आप दोनों के साथ कहीं बैलेंस कर जाएं, लेकिन ऐसा मौका आ सकता है कि आप बैलेंस ना कर पाए। अब देखिए कि जो गठजोड़ बनाया है इंडिया और अमेरिका ने, वो इतना मोजी है, और इधर आके इंडिया बैठ गया अफगानिस्तान में भी, तो आपको हर तरफ से घेरे में लिया हुआ है। और उन्होंने सरेआम कह दिया कि हम सीपैक नहीं बनने देंगे। अमेरिका ने बेशक कहा नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली सीपैक के खिलाफ है, चाहे वो बोले या ना बोले। तो ये एक कायरा साहब की ओपिनियन में हाँ, ले लूं। ये ले कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप किसी तकरीब में थे, लेकिन फिर कहूंगा शुक्रिया। आज की डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एबटाबाद में भी जलसा हुआ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर में बोले, बीजिंग में वजीर आजम नवाज शरीफ बोले। आसिफ अली जरदारी साहब की बात मैंने अभी राना साहब के साथ रखी थी। आसिफ जरदारी साहब ने आज कहा कि इस बार इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, हम हलकों में वोट की जंग लड़ेंगे। क्या पहले ही एक डिफेंसिव करना है गवर्नमेंट को, अपोजिशन ने, या वाकई धांधली का जो मसला है वो इतना स्ट्रांग है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में कि इस पे तो फिर सबको बात करनी चाहिए? फिराचा साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस में जितने लूप होल्स हैं और जितना आमरीयत के अखबारों में या आमरीयत के सेमी आमरीयत के अखबारों में भी जितना हमारा इलेक्शन मैनिपुलेट होते रहे, इलेक्शन के रिजल्ट बदले जाते रहे, जितना आरओज ने या इलेक्शन के अंदर धांधली का अमल है, ये को आपको मैंने समझाना है? आप मुझसे ज्यादा समझते हैं उस बात को। आप पाकिस्तान के मायानाज साफियों में से है। पाकिस्तान में सीरियस एक इशू है। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि लोगों की सही राय ली जाए। हुकूमत लोगों की राय से बने, लेकिन वो राय इंडिपेंडेंट हो। वो राय ये ना हो कि लोग एक के हक में वोट दें और डिक्लेयर बी हो रहा हो। इसको सिर्फ हम नहीं कह रहे, उसको पीटीआई कह रही है, इसको पीपल्स पार्टी कह रही है, इसको जमात इस्लामी कह रही है, इवन खुद हुक्मरान जमात कोशिश कर रही है। क्योंकि 148 या 149 अजलास हो चुके हैं उस कमेटी के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी पार्लियामान की, फिर उसकी सब कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस पे अपनी फाइनल राय या फाइनल ड्राफ्ट नहीं दिया। हम समझते हैं कि हुकूमत की नीयत दुरुस्त नहीं है। उनको ये सूट करता है कि सिस्टम में लूप होल रहे, सिस्टम में गैप्स रहे।
इसके ऊपर हम कह रहे हैं और सारी जमातें कह रही है। सिराजुल हक साहब का बयान आप सुन चुके, वो भी राब्ते कर रहे हैं बाकी जमातों से, हम भी कह रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है, और हम कोशां हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन और ऐसा इलेक्शन प्रोसेस तय पा जाए जो जिसमें लूप होल्स ना हो, जिसपे ट्रस्ट हो लोगों का, और लोग आजादाना अपने हुक्मरान या अपने नुमाइंदे चुन सके। कायरा साहब, आपने अपने इस 1 मिनट के कमेंट में 3 बार पीटीआई का जिक्र किया। इत्तफाक की बात है, आज एबटाबाद में इमरान खान का जलसा था, 40 मिनट तक तकरीर की, माजी के बरअक्स, रीसेंट पास्ट के बरअक्स आज इमरान खान नवाज शरीफ पे तो चढ़ाई की उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान पे चढ़ाई की, आज पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया। इवन यहां जो इस्लामाबाद में जलसा था, पीपल्स पार्टी का जिक्र था। इस चीज को, इस फिनोमिनन को मैं आने वाले सियासी हवालों से क्या समझूं? मैं तो जी इसको आप तो तौजीहात कर सकते हैं, जिस तरह चाहे ख्याल के घोड़े दौड़ा लीजिए, लेकिन राजा साहब क्योंकि केपीके के अंदर वहाँ इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन हम भी हैं, लेकिन मेन गवर्नमेंट पीटीआई की है, अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग उनको ज्यादा अपोज कर रहे हैं और उनको ज्यादा थ्रेट महसूस करा रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा तल्ख बातें कर रहे हैं। वहाँ उनकी क़यादत जो है वो भी खान साहब की क़यादत को या खान साहब की जमात को बड़ा बुला भरा कहती है, शायद ये वजह हो। लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा तो इसको एक अच्छी बात समझना चाहिए। जहां तक ताल्लुक कोलैबोरेशन का या कोऑपरेशन का है, ये पॉसिबल है कि आज भी हम हुकूमत के खिलाफ असेंबलियों के अंदर भी कोऑपरेशन करते हैं, लेजिस्लेशन में कोऑपरेट करते हैं, और ये पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है, क्योंकि अपोजिशन में जब भी जमातें इकट्ठी होती हैं तो हुकूमतों पर दबाव बड़े हो सकते हैं। ये बात सारी अपोजिशन जानती है और इसीलिए अपना कोऑपरेशन का अमल जारी रखा। ये अपोजिशन जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, पीटीआई ने 4 साल लगा दिए, अब जाके अपोजिशन का ये इत्तेहाद और कोलैबोरेशन वाजे हुआ। नहीं देखिए, वो तो शायद अभी भी उस तरह खुल के बात ना करें, लेकिन मैं तो अपनी राय आपको दे रहा हूँ। माजी हमारा वाजे है, हुकूमत नंबर ज्यादा रखती है, हुकूमत के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए असेंबलियों के अंदर भी और असेंबलियों के बाहर भी अगर अपोजिशन इकट्ठी हो तो उसके समरात और असरात बेहतर होते, वो हुकूमतों पर दबाव ज्यादा बेहतर बढ़ाया जा सकता है, और जो अपोजिशन रिजल्ट अचीव करना चाहती हो वो ज्यादा बेहतर अचीव हो सकते हैं। लिहाजा अपोजिशन इस मामले में कोऑपरेट कर सकती है, ये दूसरी राय नहीं। और अब चूंकि पनामा के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई उस पर भी हमारा इत्तेफाक की राय है, और डान लीक्स के बाद जो सूरत हाल इवाल्व हो रही है उससे जो टर्न लिया उस पर भी हमारा इत्तेफाक की राय है। लिहाजा ये बात कल किसी तरह मटेरियलाइज पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगी, बट पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जाता। चलें, लाइन पे रहिएगा नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कायरा साहब के इख्तितामी जुमले यानी डॉन लीक्स के हवाले से उन्होंने बात की। कुछ देर पहले वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने FIA को हदायत दी कि जो लोग सोशल मीडिया पर पाक फौज को बिला जवाज तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉन लीक्स का मामला सेटल होने के बावजूद भी अभी तक हमारी सियासत का हिस्सा है, जरा उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और लाइव है इस्लामाबाद स्टूडियो से। जनरल साहब, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क में। डॉन लीक्स का मामला तो ISPR की प्रेस रिलीज ने वादे कर दिया था कि इट्स अ सेटल्ड इशू जी, लेकिन उसकी रेजोनेंस अभी भी सुनाई दे रही है। आज भी उस वक्त के PIO राव तहसीन अली खान ने तो नोटिस भेज दिया, लीगल नोट्स इंटीरियर मिनिस्टर को के मिनिस्ट्री को कि मेरे खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया। जब मामला सेटल हो गया फिर क्यों ये मामला बार बार उठाया जा रहा है? जी, एक तो इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ पॉजिटिव अकोमोडेशन। जी दुरुस्त है, फॉर नेशनल इंटरेस्ट। जो अभी आप मसाइल मुल्क के बता रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्हीं मसाइल की वजह से जितने सवाल उठ रहे हैं ना, इसी किस्म के उठ रहे हैं ना जी, क्या सेटलमेंट हुई। और मेरा अपना ये ख्याल ये है कि इसका बेहतरीन हल ये है कि जो एग्जैक्ट वो इंक्वायरी है उसकी फाइंडिंग्स और उसकी रिकमेंडेशंस हूबहू शाया कर दी जाएं अलॉन्ग विद नोट्स ऑफ डिसेंट,
क्योंकि नोट्स ऑफ डिसेंट का और तो कोई मकसद नहीं होता। बेसिकली जो प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि सबको ये पता चल जाएगा कि आया जितनी, देखें कहीं ये जिक्र हुआ था कि जो अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस हैं, अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनके मुतालिक नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो इससे ये खदशा पैदा होता है कि शायद कोई ऐसी भी हैं जो अप्रूव नहीं हुई। ठीक है, फौज ने मान तो लिया और अच्छा किया, क्योंकि जो आप हालात बिल्कुल हालात देखें ना कि क्या है, आप इर्द गिर्द सारे अंदर के हालात देखें, बाहर के हालात देखें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कौम का ये हक है कि उन्हें बताया जाए कि टोटल रिकमेंडेशंस थी कितनी, उसमें से कितनी अप्रूव की प्राइम मिनिस्टर ने और कितनी नहीं की, वो सामने आ जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये मसला तब हमेशा के लिए हल होगा। हल तो हो गया खुल जाएगा। जैसे अभी FIA को कहा गया, दाखिला का जो बयान है उसमें मैं एक वो आपको पता होगा एक पुराना गाना होता था कि तीर चला के ये तो ना पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। और दूसरी बात ये है कि जब इंटेलिजेंस बेस्ड कोई चीज आपने करनी होती है तो उसका ऐलान नहीं किया जाता, जो करना है करें। FIA चुप करके डिस्क्रीटली कर ली, बजाय इसके कि और ये कि अगर फौज की बेइज्जती सिर्फ आज ही तो नहीं होनी चाहिए, आइन के मुताबिक है कि वो नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त भी कोई एक्शन लेना चाहिए था, आज भी लेना चाहिए, कल भी लेना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा ऐलान करने की तो जरूरत नहीं है। शिबली फराज साहब, डॉन लीक्स का जब ये ड्रॉप सीन हुआ तो पाक फौज ने खुद कहा कि मामला सेटल हो गया, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान भी ये मामला उठाते हैं। आज भी उन्होंने एबटाबाद वाले जलसे में यही बात की, सेनेट में आप सेनेटर हैं, रोजाना अपोजिशन उठा रही है। क्यों इस तरह प्रवोक किया जा रहा है एक ऐसे मामले पर जो कि सेटल हो चुका है? नहीं जी, देखिए सेटल हुआ है इदारों के लिहाज से, जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है उन्होंने इसको कहा कि सेटल हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन वगैरह ना पैदा हो, लेकिन बात आर्मी ने कहा आइन के ताबे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुशाइंद एक ऐलान था, उन्होंने कहा कोई वो नहीं है। देखिए खुशाइंद बात थी, इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। देखिए जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, बात यह है कि अवाम भी इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। आप अवाम को या पार्लियामेंट को बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते हैं। ये फर्ज बनता है हुकूमत का कि वो वाली कमेटी की रिपोर्ट जिस तरह थी, अब इतना लेट हो रहा है तो अभी अगर कोई रिपोर्ट आएगी भी जिसमें कि अपेरेंटली चेंजेस हो रही हैं तो वो अपनी अफादियत खो देगी, अपनी वो जेन्युइननेस खो देगी। दूसरी बात ये, अगर आपको याद हो तो ये बात होती थी कि जी कंसेंसस पैदा किया जा रहा है। भाई कंसेंसस क्या होता है? रिपोर्ट में जब आप 5-6 लोग बैठते हैं और उनका अपना एक नुक्ता नजर हर एक बंदे का होता है, इसलिए 5-6 बंदे होते हैं। अगर कंसेंसस ही हो तो एक ही बंदे को करनी चाहिए ना। वो कंसेंसस अपने जिस तरह का डिसेंट नोट्स के साथ, बट अनाउंस था ना, वजीर दाखिला बार बार कहते रहे। उन्होंने पहले कहा कि इत्तफाक राय पैदा नहीं हो रहा इसलिए रिपोर्ट लेट है, फिर उन्होंने कहा कि अब इत्तफाक राय पैदा हो गया है तो अब रिपोर्ट आ जाएगी। जब रिपोर्ट कायम होती है, जब मेंबरशिप होते हैं तो वो हमेशा इस तरह होते हैं, या 5 होते हैं या 7 होते हैं या 9 होते हैं, ऑड नंबर में होते हैं कि किसी न किसी उसमें हो कि वो जिस तरह के जजेस का भी है कि 2-3 था। ठीक है, तो आपको ये कंसेंसस लाने की बात मेरे जहन में नहीं आती है कि ये क्या तुक है कि जिसमें कि आप कहें कि जी नहीं सारे मेंबर्स ने, तो फिर ये क्या बात आई थी कि जो जज साहब इसके हेड कर रहे थे उनकी तरफ से शर्त थी कि कंसेंसस होगा तो वो रिपोर्ट लाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो ये मैं इतना वो नहीं हूं, एक दाना नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि आप कंसेंसस पे क्यों इंसिस्ट करते हैं। कमेटी का मतलब यही होता है, उसमें डिसेंट नोट्स होंगे, उसका कुछ लोगों का मुख्तलिफ ख्याल होगा। और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि हमें बताया जाए कि अगर ये चीज वाकई इस तरह हुई थी तो फिर जिन लोगों को सजा दी गई है वो सजा कम है और किन लोगों को बचाया गया है। ये खदशात हैं, ये तब तक हम ये स्पेकुलेशंस होती रहेंगी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। देखें ये हमेशा इस तरह ही होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। इसी नुक्ते पर ये राना साहब की मैं ओपिनियन ले लूं। राना साहब, इमरान खान ने आज एबटाबाद में डॉन लीक्स का मामला फिर उठाया। उन्होंने कहा चलें, फौज तो पीछे हट गई मुल्की मसाइल की वजह से, सरहदों की सूरत हाल की वजह से, लेकिन ये नून लीग वाले क्यों खुशियां मना रहे थे? जब मैं ये सुन रहा था तो मेरे जहन में आया कि मैं राना अफजल खान साहब से ये सवाल पूछूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में जो आज गैर मुल्की दौरे पे हैं उनके बारे में, पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में निहायत घटिया और मैं और भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ बात की, जो को उनको जेब नहीं देती, लेकिन वो इन चीजों से बाला हैं। जो यहाँ तक उनके पास इशू और कोई नहीं है। वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात से आ रही हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट की बात से आ रही हैं,
उनका एक, अगर उन्होंने पीएचडी कर ली है जो उनको ऑनररी डिग्री दे देनी चाहिए, वो इल्जामात की पीएचडी है और वो नून लीग के ऊपर इल्जामात लगाने की पीएचडी है। इसलिए मैं इनको माजरत के साथ, मैं शिबली फराज की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, मैं इमरान खान के ऊपर कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि वो फारग है और यही अब कौम का जो है एक असेसमेंट उनके बारे में आ रही है कि उनको फोबिया हो गया जी, करप्शन है, यहाँ लगता है रेडियो के ऊपर डॉलर पड़े हैं और लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो ये उनकी एक बीमारी है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। आपने पहले जरदारी साहब की बात की, तो जरदारी साहब का जो बयान है उसको आप गौर से देखें तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो पंजाब से फारिग हुए हैं, अब वो शायद सिंध से भी फारिग हो जाएं और वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। ये उनका ऐलान का मफहूम है कि हम तो इलेक्शन तो हारेंगे लेकिन हम शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। चले राणा साहब, इसी नुक्ते पे रहिए। कारा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अब से थोड़ी देर पहले FIA को हुक्म दिया है कि इसी डॉन लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया पर पाक फौज पर बिला जवाज तनकीद की जा रही है। FIA को हुक्म दिया गया है कि आजादी इजहार की आड़ में पाक फौज या इसके अफसरान की तहजीक नाकाबिल कबूल है, एक्शन लिया जाए। ये क्यों हो रहा है ऐसा? राजा साहब, इसकी तरफ आने से पहले मैं जरा थोड़ी सी टाइम आपसे चाहूंगा, 2-3 बातें कहनी। एक तो ये है कि ये डॉन लीक्स वाला मामला बहुत ज्यादा उठा, पूरे कौम इस तशन्नुज का शिकार हुई कि पता नहीं क्या निकलेगा। वजीर आजम साहब, जो भी वजीर दाखिला साहब ने बार बार कहा कि कमेटी की रिपोर्ट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि डिमांड हो रही थी, पहले तो कंसेंसस नहीं हो रहा, आर्मी चीफ चेंज हो गए हैं तो ये सॉरी इस कमेटी डर जाएगी, लेकिन इदारा इस पर डटा रहा। इदारे ने कहा कि नहीं, हमारे सीरियस तहफ्फुज़ात हैं, रिपोर्ट उनके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए क्योंकि उनके अपने लोग मौजूद थे, एक्सपेक्टेड यही है कि होगी। चौधरी साहब ने कहा कि जी रिपोर्ट इसलिए नहीं आ रही कि उस पर कंसेंसस नहीं हो रहा और हमारा तय है हेड ऑफ द कमीशन से, जो कि बड़े करीबी साथी है मियां साहबान के, कि उनसे तय है कि अगर कंसेंसस होगा तो आप साइन करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर ये बुनियाद, और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि अगर ये शर्त तय है तो फिर ये कमीशन ही बिल्कुल वाहियात और फजूल है, क्योंकि ये तो बेसिक असूल के खिलाफ है। कैसे हो सकता है कि आप एक शर्त माने जो लॉजिकली गलत है, जो प्रिंसिपली गलत है, जो कानून के तकाज़ों के मुताबिक गलत है। दूसरी गुजारिश है कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस से खत लिखा गया 3 सेक्रेटरीज को, वो सेक्रेटरीज के पास पहुंचने से पहले मीडिया को रिलीज किया गया, मीडिया में डिबेट कराई गई, उसके जवाब में एक ट्वीट हुई, उस ट्वीट में एक लफ्ज आ गया रिजेक्टेड। बिल्कुल, इस लफ्ज के पीछे बाज़-औक़ात लफ्ज बंदे को, वो कहते हैं एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरम बना दिया। ये हुआ है कि फौज के उससे जो जवाबी ट्वीट आया उसमें रिजेक्ट का लफ्ज जो आया, उसने सारे का सारा सिनेरियो बदल दिया और प्रेशर सारा फौज के बिल्ड हो गया। उसके जवाब में हालात को ठीक रखने के लिए आर्मी की क़यादत ने फैसला किया है और कोई इसमें, अगर आप इसकी डिटेल, और हम डिटेल जानना चाहते हैं, ये कोई 2 पार्टियों का इशू नहीं है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर बैठ के आपस में मामला हल कर लेंगे। अगर ये मामला सीरियसली था तो सारी कौम का था, और अगर नहीं था तो फिर इतना हंगामा क्यों किया गया। और तीसरी गुजारिश है कि हमें ये भी पूछना है, हमें बिल्कुल पूछना है कि जनाबे वाला, हमारे दौर में मेमो स्कैंडल हुआ, मेमो स्कैंडल में इससे बहुत छोटा इशू था, एक गैर मुल्क में बैठे हुए किसी शख्स ने मेमो स्कैंडल का इशू किया, उसमें तो बड़ा हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद काला कोट पहन के गए, चीफ जस्टिस साहब ने फोन फोटो लिया, रजिस्ट्रार साहब को भेजा था कि गवाहियां लेके आओ, तो ISI चीफ गए, ISI चीफ और आर्मी चीफ ने गवाहियां देने के लिए एफिडेविट फाइल किए, उसका तो केस अभी तक जिंदा है। और ये दोनों बैठ के, अगर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ बैठ के आपस में तय कर साहब अच्छा हो गया, ये बात हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। रही बात के जी, अगर किसी को उसका इमेज है तो इमेज जो है वो कानून से नहीं रुका करता। जजों को, जर्नलों को, दास्तानों को और मीडिया को अपने इमेज के लिए अपने एक्ट ठीक करने होंगे। अगर आपके एक्ट ठीक होंगे
तो आपके लोग इज्जत करेंगे। कानून से डंडे से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और अगर वजीर दाखिला को बहुत घमंड है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो फौज के बारे में, फौज के जर्नैलों के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर वो किसी बात पे इस तरह चाहते हैं कि ताकत को जरूरत दबाए, तो मैं आज कह देता हूँ मेरा तो करने कर ले। कारा साहब इधर ही रुकिएगा, कारा साहब इधर ही रुकिएगा। जनरल साहब, मैं टॉपिक मेरा और था लेकिन अब वक्त कम रह गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ अगले हफ्ते सऊदी अरब जा रहे हैं, वहां अमरीकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग भी मुतवक्को है। हमारे एक पेक्यूलियर सियासी निजाम में इस तरह के फोटो ऑप्स, इस तरह की मुलाकातों का बड़ा डोमेस्टिक इम्पैक्ट होता है, क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये भी इसके साथ मिलाए ना कि अभी वो चाइना से होकर आ रहे हैं। जी हाँ, कि वज़ीर आज़म चाइना गए, नई जो पावर है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलकर आ रहे हैं। वहां पर जो लोग जिन्होंने वन बेल्ट वन रोड में शामिल होना है वो है। और आपको पता है कि रूस भी उस साइड पर शामिल है, ईरान भी उस साइड पर। अगले महीने पुतिन से भी मुलाकात है काजाकिस्तान में, तो एससीओ की। मेरा ख्याल ये है कि फॉरेन रिलेशंस के सिलसिले में ये बहुत अहम दौरे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, चीन वाला भी और अमेरिका वाला भी। और जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि बेहतरीन डिप्लोमेसी तो यही होती है कि आप किसी तरीके से बैलेंस आउट कर लें। लेकिन आप देख लीजिए कि अमेरिका और मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बन गया है। साफ है कि यूरोप तो है ही, इधर अभी ब्लॉक उठ रहा है जो कि चीन है, रूस है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी सख्त बातचीत का वो मुकाम होगा, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था कि कर्जे आपने वेस्टर्न साइड से लिए हुए हैं और सी पैक आप ईस्टर्न साइड से बना रहे हैं, इसको आप कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी, गहरी की जरूरत है। मुझे यकीन है कि वो शायद कर जाएं, उनको करनी पड़ेगी, अच्छी टीम साथ लेकर जाएं, अल्लाह करे कि कुछ अच्छी मुल्क के लिए अच्छा ही हो। शिबली फराज साहब, इसी क्वेश्चन पे आपकी ओपिनियन चाहूंगा, वक्त भी जा रहा है। जी, मैं समझता हूं कि देखिए, हमारी जो इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है वो तजादात का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये सऊदी अरब में जाना, ये बुनियादी तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट है उसके लिए सारे जो भी हमारे सऊदी अरब के जो उनकी जो जेनरोसिटी से जिनको फ़ायदा मिलता है, उनको भी उन्होंने कहा है कि जी उनको भी आप बुला लें। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये कुछ इससे ज़्यादा इस पे इसकी वो होगी, अहमियत होगी कि हम सदर ट्रंप से मुलाकात होना। आपको याद है उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म से टेलीफोन में कि यू आर अ फैंटास्टिक पर्सन फ्रॉम अ फैंटास्टिक कंट्री। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन ये तो दौरा वो इंडिया उसमें सऊदी अरब में कर रहे हैं ना, तो वहां पे एज अ हम भी एक इस मीटिंग में हम भी बुलाएंगे, हम भी एक तमाशबीन होंगे। राना साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मैं यही सवाल आपसे आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत ज्यादा डेलिकेट डिप्लोमेसी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही कि एक मुस्तकिल फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए मुल्क का। अगर चीन, रूस और अमेरिका के साथ हमने बराबर के ताल्लुकात रखने हैं तो फिर तो वाकई एक मुश्किल काम है वजीर आजम के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जो जितनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान की है, आपने हिंदुस्तान को कोई अपना टारगेट अचीव नहीं करने दिया। ना वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बन सका, ना वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सका, ना वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर सका। आज पाकिस्तान एक मरकजी हैसियत में है, चाहे वो चाइना की कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, चाहे उसके बाद वो रशिया जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब है और मियां नवाज शरीफ ने इस पर बहुत मेहनत की है। यहाँ कर्जों की बहुत बात हुई और उन्होंने कहा जी बैलेंस कर दें। मैं इस बैलेंस के हक में तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि बाई चांस बैलेंस भी हो गए हैं। हमारे 60 अरब डॉलर के करीब कर्जे हैं जो वेस्टर्न हैं और 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है। तो अगर आपने इसी तरह से बैलेंस करना है तो अल्लाह ने वो बैलेंस भी कर दिया। लेकिन मैं ये बताऊं कि जिन लोगों को बजट की समझ है वो जानते हैं कि हमारा बजट डेफिसिट होता है और पिछले 8-10 साल से हर साल 4 से 5 अरब